Guys, go through the last lecture of alkanes. If you have any doubts, please ask. Huh? लास्ट लेक्चर कहाँ तक किया था बेटा एल्केन्स में? एनीवन? ओके, इसका मतलब है कि हम लोगों ने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम नहीं, हमने टिन हाइड्राइड तक कर लिया। ओके, ठीक है, टिन हाइड्राइड तक हो गया। वेरी गुड। चलिए, टिन हाइड्राइड वाला अपने एग्जाम में कुछ पूछते नहीं है, वो मैंने लिखा दिया, लेकिन आपको अब अपने नोट्स बना कर रखिएगा। इसके अलावा जो थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा एग्जाम में आता है वो है कोरे व्हाइट हाउस सिंथेसिस। तो अंग्रेजों के नाम बस ऐसे ही होते हैं, हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट देखना है इसमें प्रिपरेशन कैसे हो रहा है एल्केन का। ठीक है, सो इसमें जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बड़ा पॉपुलर रिएजेंट है, वैसे एक गिलमैन रिएजेंट करके है। गिलमैन रिएजेंट, दिस इज आल्सो प्रिपेयर्ड with the help of alkyl halide गिलमैन रिएजेंट। इसका फॉर्मूला होता है R2CuLi। R2CuLi इसका नाम है गिलमैन रिएजेंट। रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, कोई एल्काइल हैलाइड आप लोगे और उसमें ये गिलमैन रिएजेंट डाल लोगे, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो है RR' प्लस RCu प्लस LiX। हमें इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रखना है कि कपलिंग टाइप में हो जाती है, इधर का आर आर डैश और इधर का आर, ये मिलकर के आपको एक नया एल्केन देते हैं आर आर डैश। ठीक, इसमें जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो आर डैश एक्स है वो आपका 1 डिग्री हो सकता है या फिर कोई साइक्लो ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये भी चलेगा, राइट। और 1 डिग्री तो हाँ, आप 2 डिग्री 3 डिग्री लोगे तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर गुड यील्ड में आपको चाहिए एल्केन, तो फिर आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई कराना। और जो R2CuLi का जो R है, दिस R कैन बी 1 डिग्री, कैन बी 2 डिग्री, कैन बी 3 डिग्री, कोई भी इनमें से आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, R आया कहाँ? R2CuLi से। तो R2CuLi किससे हम लोग बनाते हैं? सो आई टोल्ड यू R2CuLi बनाते हैं RX से। तो इसका मतलब ये जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब चलेगा। हाँ, R-X जो लिखा हुआ है ये आपका मोस्टली आपको प्राइमरी लेना है। ठीक है, अब RX से R2CuLi कैसे पहुंचते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट हम कराते हैं Li के साथ। ये फिर इसमें CuX डालते हैं तो ये बनाता है R2CuLi।
इसमें बस इतना ही याद रखना है जितना मैं लिखा रहा हूँ, इससे ज्यादा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चंस वगैरह इसके आएंगे भी तो सीधे सीधे वो रिएक्शन हो सकता है लिखा हो ऑप्शंस में, ऐसे ही क्वेश्चंस भी कुछ मिलेंगे आपको। ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर में प्रिपरेशन जो होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा तुमको। इसके अलावा हॉर्ज रिएक्शन है जिसका बहुत बड़ा डिटेल डिस्कशन हमने किया हुआ है। इसके अलावा आपको दूसरा भी प्रिपरेशन मेथड बताने जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन, उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में। ये आप पहले कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। While writing, if you have any doubts, you can ask. Huh? आपने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. चलिए, ये भी प्रिपरेशन मेथड हो गया आपका। मेरे ख्याल से सीधे हम लोग लिखिएगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो हम करने जा रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन प्रिपरेशन तो करेंगे ही हम लोग, इसके अलावा दूसरे एप्लीकेशंस भी इसमें कर लेंगे। कि अगर इधर उधर से भी क्वेश्चन आया तो भी आप कर पाए। देखिए, केवल हमको नॉलेज गेन करना अपने लिए वो नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे एग्जाम्स में मार्क्स आए, तो उसके अकॉर्डिंगली हमको पढ़ना है। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सबसे पहला लिखिएगा, इसको बोलते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, पहले तो रिएक्शन में लिख देता हूँ, या आप मेरे को सबसे पहले बताओ कि ये यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन, सो समथिंग ये इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड है। तो कैन यू गाइड मी व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? कोई बच्चा बता सकता है? एनीवन? यूज माइक, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा चैट बॉक्स में जब आप लिखोगे। माइक यूज करिए, कोई बताना चाहेगा?
बताएंगे तो अच्छा होगा, बाकी तो मैं अपने हिसाब से आपको बता दूंगा। चलिए, कोई बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। कोई नहीं। देखिए, पहले तो रिएक्शन लिख के दे देता हूँ। सर कोई भी रिएक्शन के आयन से इलेक्ट्रिक करंट पास करना। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? आप देखिए, जितना डल आप रहेंगे उतना टीचर हो जाएगा। अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे, टीचर भी एनर्जेटिक रहेगा, उसके हिसाब से पढ़ाई लिखाई होती है। बाकी तो काम चल ही रहा है। सर यस बेटा। सोचिए, तब तक मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। सर इलेक्ट्रिक करंट लेके ब्रेक करना, लिसिस मतलब ब्रेक होता है। वेरी गुड। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊँ। 9th 10th में जो हमको पढ़ाते हैं ना, वो इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, ये कई बैचेस में बच्चे ऐसा बताते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्या डेफिनेशन उनकी नजर में होता है कि ब्रेकिंग ऑफ, जैसे सॉल्ट है मान लो, तो कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस इज, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड। ये उनका रहता है लॉजिक, लगभग ज्यादातर बच्चे यही बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं या केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, या नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि आप सॉल्ट को पानी में डाल दोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप डिसोसिएट हो जाता है। NaCl पानी में डालोगे तो Na+Cl- बनता है, तभी तो वो डिसॉल्व होता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। आपको इसको थोड़ा सा और लेवल अप करना है। तो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप आराम से डेफिनेशन के फॉर्म में या किसी कॉन्सेप्ट में उसको यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप में वहां पर दिखाना है आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है। ठीक है? जिसको आप केवल डिसोसिएशन तक लेकर जाते हो, उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि वहां पर कोई ऑक्सीडाइज होगा, कोई रिड्यूस होगा, कहीं मेटल डिपॉजिट होगा, कहीं पर गैस लिबरेट होगी। तो डिसोसिएशन का ये मतलब नहीं है कि केवल कि Na+Cl- बन गया। Cl- का ऑक्सीडेशन होकर के वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाए और Cl2 गैस लिबरेट हो, तो ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके माइंड में इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड आए, तो आपका माइंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सोचना चाहिए। ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर। रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पर। ये माइंड में आपको लेकर आना है। खाली डिसोसिएशन नहीं बोलना है, क्योंकि डिसोसिएशन तो आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाएंगे कि आप NaCl पानी में डाल दें तो ऐसे ही डिसोसिएट हो जाएगा। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप पढ़ाई रोज करते हो, रोज पढ़ाई करते हो, मार्क्स भी आ रहा है, फिर भी पापा रोज थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे को मैं थप्पड़ मारता हूँ इसलिए तुम पढ़ाई करते हो। तो लॉजिक ही बड़ा मिसमैच हो गया। तो डिसोसिएट जो ऑलरेडी कर रहा है जाकर के पानी में, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करने की क्या जरूरत है? तो वो कहीं और कुछ और कराना है आपको। आपको ऑक्सीडेशन कराना है, आपको रिडक्शन कराना है। दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रोलिसिस। आई होप आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले ही बात है कि हमने यहाँ लिखा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आपने यहाँ यूज किया है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो क्यों? तो ऐसा बोला जाता है कि जो सॉल्ट होता है ना, उसका डिसोसिएशन 100% होता है। ये हमारा एजम्पशन है। तो इससे क्या होगा? आयंस अवेलेबल होंगे। और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो आयनिक कंडक्शन है वो ज्यादा होना चाहिए, मतलब ज्यादा जितने आयंस होंगे उतना इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकते हैं। तो RCO- जो है वो एक्चुअली में जाएगा ऑक्सीडेशन में। आई होप आप समझ पाए। और जो यहाँ पर K+ या Na+ आप लोगे, वो कहाँ जाएगा बेटा? रिडक्शन में जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो अब देखो, इसमें RCO- 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है,
तो ये बन जाता है RCO, O फ्री रेडिकल। ठीक, ये बन गया। अच्छा, नाम क्या है? नाम है डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा, डीकार्बोक्सिलेशन का क्या मीनिंग होता होगा? इसका मीनिंग है रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO। तो यहाँ पर जो ये आपका फ्री रेडिकल बन रहा है, ये फिर आपको आगे चलकर CO2 देता है। तो CO2 बनाने के लिए अपने को मालूम है कि O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक डबल बॉन्ड तो है, एक और डबल बॉन्ड लाना है। तो यहाँ का जो बॉन्ड है उसको आप होमोलिटिकली ब्रेक कर दो, बिकॉज इस ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन तो है ही है। तो यहाँ पर आपका CO2 बन जाएगा, लेकिन जो बचेगा वो क्या है? R फ्री रेडिकल। अब आर फ्री रेडिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने ऑलरेडी आपको लिखाई हुई है। कपलिंग रिएक्शन भी करता है, तो कपलिंग के लिए 2 आर चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ऐसे 2-2 ले लेंगे ये। तो आपको जब 2 आर मिल जाएगा तो वो आपस में मिलकर के क्या बना देंगे बेटा? आर आर। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ये आपका हुक की तरह बनाया गया। अब उसी इलेक्ट्रॉन को इधर डाल दो तो आपको पोटेशियम मिल गया। इस तरह से उसको हाइड्रोलाइज भी करा दो क्योंकि पानी की प्रेजेंस है। तो आप अगर देखोगे तो H2 गैस भी लिबरेट हुआ, CO2 गैस भी लिबरेट हुआ। अब लेवल क्वेश्चन का कैसे बढ़ेगा? अगर किसी बच्चे ने केवल इतना रटा हुआ है तो उसको ये नहीं पता चलेगा कि CO2 गैस एनोड पे लिबरेट हुई है कि कैथोड पे लिबरेट हुई है, H2 गैस एनोड पे लिबरेट हुई है, कैथोड पे लिबरेट हुई है। आफ्टर एनालाइजिंग एवरीथिंग मैकेनिज्म वगैरह, आपको ये क्लियर आइडिया है कि CO2 गैस वो एनोड पर लिबरेट हुई है और H2 गैस कैथोड पे लिबरेट हुई है। तो आप इसको कॉपी कर लो बेटा सारे बच्चे। और सर यस बेटा। सर आप एक बार बता दोगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? मेरा ये नेट चला गया था। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने ये बोला बेटा कि जो बाकी बच्चे बोलते हैं ना कि इट इज डिसोसिएशन इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो वो अधूरा है। उसको पूरा कैसे करेंगे कि डिसोसिएशन के बाद कैटायन एनायन दे गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड, मतलब उनका ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है। एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे चलता है। तो नेक्स्ट टाइम केवल इतना बोलना सफिशिएंट नहीं है कि वो डिसोसिएट करते हो, फर्दर उसको बोलना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इलेक्ट्रोलिसिस जब भी वर्ड आया आपके माइंड में तो 2 वर्ड्स और आने चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके सर।
डन सर। सबने कॉपी कर लिया बेटा? यस सर। अच्छा, कई बार इस तरह से ई माइनस करके लिख देगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है बेटा? और क्यों सॉल्ट लेते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करिए आप। आप इस एंगल से बिल्कुल मत सोचना कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन से हम केवल एल्केन ही बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट सोच करके आंसर्स को निकालना। चलो इतना पहले अटेम्प्ट करो फिर और।
मेन प्रोडक्ट लिखना है बेटा, CO2 और वो सब तो बनेगा ही बनेगा। मेन प्रोडक्ट जो है वो लिखना है ऑर्गेनिक का। यू कैन शेयर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप बेटा, अगर आपने कर लिया हो। आप लोग जो भी अटेम्प्ट करते हैं उसको शेयर करने में क्या प्रॉब्लम, मुझे समझ में नहीं आता। एक दो बच्चे ही केवल करते हैं बेटा, बाकी सब लोग तो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन का सिंपल रिएक्शन है वो क्या है? वो है कि भाई जैसे मान लो कि CH3COONA दिया हुआ है ना, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है आपको। CH3CONA में मालूम है अपने को ये CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, और जो ये बच गया है बस इतना ही रेडिकल होगा। और रेडिकल बनने के बाद इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे जोड़ देते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है ना, कि आप CO2 हटा दो और उसके बाद जो बच रहा है उस पे रेडिकल डाल दो, और फिर देखो कपलिंग करानी है आपको, दो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं इसीलिए, है ना। हमको कितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है बेटा? 2 प्रोसेस, क्योंकि ये कपलिंग टाइप की रिएक्शन। अब आप इसमें देखो, पहले तो NaOH डाला तो सॉल्ट है, एसिड प्लस बेस आपको सॉल्ट देगा। इतना तो आप सबको समझ में आया ही होगा कि यहाँ Na लगा दो, यहाँ Na लगा दो। अब सॉल्ट का ही इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। अगर बाई चांस डायरेक्ट भी दिया होता तो ये कर देते, इतना कोई वो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं हमने सॉल्ट क्यों चूज किया है। तो उसके बाद जो CO2 वाला पार्ट होता है वो बाहर कर देते हैं हम लोग, फिर उसके बदले क्या वहां लगा देते हैं बेटा? रेडिकल। तो आप रिकॉल करिए, लास्ट लेक्चर में ही हमने, लास्ट लेक्चर जो एल्केन का किया था उसमें इस तरह का एक कंपाउंड बना था, फ्री रेडिकल। फिर इंटरनली वो आपस में ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं। कैन यू रिकॉल? यस सर। उसी तरह का एक वर्ज रिएक्शन में भी प्रोडक्ट बनाया था। तो ये खास बात क्या है कि यहाँ भी उसी स्टाइल से हमने फ्री रेडिकल बनाया और फिर उसी स्टाइल से प्रोडक्ट भी बन गया। ठीक है, ऑल्दो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं, ये इलेक्ट्रोलिसिस है और वो डिफरेंट रिएक्शन। तो लेकिन फॉर्चुनेटली आपको एक ही जैसा प्रोडक्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो बेटा, 30 सेकेंड।
डन सर। ये बड़ा। दूसरे क्वेश्चन में देखो उन्होंने 3-3 CONA लगा दिए, तो इसका मतलब आप इमेजिन करो सिचुएशन कैसी आई होगी। तो अगर मैं मतलब जरूरी नहीं कि इस तरह का कोई इंटरमीडिएट बना होगा, हो सकता है एक एक करके हुआ हो, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी बनती है अगर मैं ये इमेजिन कर लूं कि ये इंटरमीडिएट है, तो किन दो के बीच में आप डबल बॉन्ड, तीन है ना, तो दो के बीच में ही आप बॉन्ड लगा सकते हो, और तीनों का एक साथ तो नहीं बना सकते, है ना, दो का ही बन सकता है रेडिकल रेडिकल आपस में बॉन्ड। तो अगर आपने ये चीज चूज किया तो ऐसा बन जाएगा, और अगर आपने ये चूज किया तो ऐसा बन जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो बेटा? ये पॉसिबिलिटी बन रही है। अगर ऊपर वाली पॉसिबिलिटी को देख रहे हो तो इसके दो ले लो आप, सेल्फ वाली, है ना, तो दो लोगे तो ये डिजाइन कुछ ऐसा आप बना सकते हो। इसको समझ से जोड़ दिया बीच से, और यहाँ वाला भी इसी तरह से दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ गया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट, ठीक है, और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है प्रोडक्ट की, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप जोड़ोगे, है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ोगे तो ये इस तरह का बॉन्ड यहाँ पर। लेकिन उसमें होता क्या है कि ये इट हैज बीन सीन कि जो डबल बॉन्ड है ना वो स्मॉलर रिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन डाल देंगे, तो इसीलिए डबल बॉन्ड इन द रिंग, ये वाला कॉन्सेप्ट हम अवॉइड करते हैं। क्या बोला मैंने आपको कि डबल बॉन्ड इन स्मॉलर रिंग, वो क्या कर देती है, स्ट्रेन डाल देती है बहुत ज्यादा। तो डबल बॉन्ड इन द रिंग वाला अगर केस आता है कोई स्मॉलर रिंग पे, तो हम वो कंसीडर नहीं करते। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि अगर 3-4 मेंबर का कुछ रिंग जैसा है और उसमें अगर डबल बॉन्ड इस तरह से बन रहा है तो उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ये हो सकता है, ठीक। ये वाले में देखोगे तो एग्जैक्टली उसी सेंस में आप जाओ, इस तरह से आप बनाया तो एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा कि आप जो है इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर ले फ्री रेडिकल के साथ, तो फ्री रेडिकल देखो पास पास अब ये आ गए। अब यहाँ अगर डबल बॉन्ड बन गया तो ये एक स्पेशल कंपाउंड बन जाता है एरोमेटिक, जो क्या है बेटा, बेंजीन। बेंजीन। ऑप्शंस में भी होगा, तुम समझ जाओगे। ये तो केवल मैंने सब्जेक्टिव मैनर में क्वेश्चन दिया, लेकिन ऑप्शंस में जब दिया होता है तो इट इज इजी फॉर यू टू प्रिडिक्ट, तो इतना कोई इशू नहीं आएगा। आप केवल माइंड में रख कर चले कि हाँ फ्री रेडिकल बना लेना है और उसके बाद सोचना है पॉसिबिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट यू कॉपी दिस बेटा, you have any confusion you can ask।
हो गया बेटा, सबसे कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर डन। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचकर प्रोडक्ट के बारे में सोचो कि आपको एल्केन ही बनाना है, ठीक है? इसके बारे में सोचिए बेटा। नाम भी लिख देता हूँ, कई बच्चे क्या है, इतना सब पढ़ने के बाद भी लेकिन वो नाम भूल जाते हैं, जबकि मैंने ये कई बार लिखाया हुआ है। ये बड़े पॉपुलर दो कंपाउंड हैं। एक सिस फॉर्म में होता है और एक ट्रांस फॉर्म में। तो एक्चुअली मैलेइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, दीज टू आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल नहीं। यू कैन शेयर योर आंसर बेटा। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो और ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो।
वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। और लोग भी शेयर कर रहे हैं बेटा, एनकरेज होना चाहिए आपको। एक बच्चा शेयर कर रहा है, फिर आप भी शेयर करिए। गुड। वेरी गुड बेटा। वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं अभी तो। देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि सबसे पहले तो आप उस सीओ वाले पार्ट को हटा दो, और जो भी कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है सीओ से, उस पे रेडिकल बना दो। तो इतना तो कॉमन सेंस से आप कर ही सकते हो। ये रेडिकल इस तरह, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसे बॉन्ड्स है या वैसे बॉन्ड है तो रेडिकल ना। और वो आपस में अगर बॉन्ड बना देते हैं तो एक बड़ा स्पेशल सा कंपाउंड आपको बन जाता है बेटा। इसको एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन, तो सोचो, हम लोग जब अभी एल्काइन पढ़ेंगे तो उसमें भी ये प्रिपरेशन मेथड हो गया, एसिटिलीन प्रिपरेशन मेथड हो गया ये मैलेइक एसिड से। तो कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो कि मैलेइक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स एसिटिलीन, so इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, नो इश्यूज। ठीक है। फिर इसी तरह फ्यूमेरिक एसिड में भी देख लो,
तो उसमें भी जैसे मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता एच किधर जा रहा है, आपका रेडिकल जैसे ही बॉन्ड बनाएगा वो लीनियर हो जाएगा सब, फिर से एसिटिलीन बन गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, सेम है, राइट। ये पहले तो इतना कॉपी कर लो बेटा, थर्ड अलग है थोड़ा। डन सर। हो गया ना। देखो बेटा, ये जो लास्ट में लिखा हुआ है इसमें भी वही काम करना है। सबसे पहले तो सीओ वाले पार्ट को हटा दोगे तो ये ऐसा फ्री रेडिकल तुमको मिल जाएगा। अब आप रिकॉल करो वर्ड्स रिएक्शन के टाइम पे हमने क्या लिखा। जो टर्शरी फ्री रेडिकल हुआ यानी टर्शरी वाला जो है कपलिंग रिएक्शन इतना आसानी से देता नहीं है। यानी अगर तुमने इसमें ये प्रोडक्ट बना लिया तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत बनेगा बट ये मेन प्रोडक्ट नहीं है। तो वी विल नॉट राइट दिस। हाँ, अगर इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट नहीं होता। फिर हम लोगों ने एक वहां पर कॉन्सेप्ट क्या लिखा था कि फ्री रेडिकल की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है क्या, कोई याद करके बताएगा। डिस्प्रपोर्शनेशन। यस, जिसको हम एक और नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजनेशन। मतलब एक मॉलिक्यूल H लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा, वन लूजेस अनदर गेन्स। अब आप ऐसा कॉन्सेप्ट सोच कर देखो, आपको आंसर समझ में आएगा। ऐसे दो फ्री रेडिकल लगा दिए, एक को H लूज करना और दूसरे को गेन करना है। तो मान लीजिए इधर H लूज हुआ तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यू गेट दिस प्रोडक्ट, और यहाँ पर H आ जाएगा तो यू गेट दिस प्रोडक्ट। ये आपके मेजर प्रोडक्ट हो, ये पैरेलली बनेंगे। इन दोनों में से ये मत पूछना कौन ज्यादा बनेगा, ये दोनों साथ में बनते हैं। तो साथ में बनते हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स लिखे जाएंगे। और हो सकता है खाली ऑप्शन भी एल्कीन दिया हो, वहां भी जैसे हमने एल्कीन लिखा था। इसको भी कॉपी कर लो बेटा, पहले इधर वाला पार्ट कॉपी करो। डन सर। इसको कॉपी कर लो।
ये हो गया, इसका डिटेल डिस्कशन भी कर लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिए, एप्लीकेशंस हो गए अलग अलग। अब नेक्स्ट लिखिएगा, अगेन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोलते हैं सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो इसमें रिएक्शन बड़ी सिंपल तरीके से सोचनी है। RCOOH लिया, या फिर आप RCONA एग्जाम में दिया हो सकता है, और इसमें हमने NaOH along with CaO डाल दिया, ये आपका बन जाता है RH प्लस Na2CO3। ठीक, तो ये जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो CO2 रिमूव हो रहा है, Na2CO3 के बदले वो हो सकता है आपको कुछ HCO3 माइनस या CO2 ऐसा करके लिखा हुआ दे सकता है, बट वो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो CO2 रिमूव हुआ है इसमें से, ठीक है, और RH बन रहा है। ठीक, एक कार्बन कम हो गया। अब रिएक्टेंट में देखो R और C, एक एक्स्ट्रा कार्बन था यहाँ पर, वो अब प्रोडक्ट में नहीं है, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। पहले इतना कॉपी कर लो, इसका मैकेनिज्म बताता हूँ, ऑल्दो मैकेनिज्म उतना पूछते नहीं है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चंस आते हैं, पहले इतना कॉपी। क्या अब इसका मैकेनिज्म देखो आप, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ सिंपलेस्ट मैनर मैकेनिज्म। देखो RCOOH प्लस NaOH है ना, तो सबसे पहले तो इसका सॉल्ट हम बना लेंगे RCOO माइनस। ठीक, अब हमें निकालना है CO2, तो पहले ही मैंने आपको बताया CO2 निकलने का मतलब क्या हो गया बेटा, कि वहां पर वो C डबल बॉन्ड O आना है, राइट, C डबल बॉन्ड O आना है, तो C डबल बॉन्ड O अगर आना है तो आप विजुलाइज करिएगा सिचुएशन, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो। यहाँ हीटिंग का साइन दिखा दिया, यही हमारे लिए RDS है, रीडिटरमाइनिंग स्टेप है, तो यहाँ बनेगा एक कार्बन आयन, ये इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में जब हमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी, एप्लीकेशंस करने होंगे, तो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे सीधे CO2 वाले हिस्से को हटा देंगे और R पे माइनस लगा देंगे। ठीक, और फिर R माइनस जो है वो अगर सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आएगा तो RH बनाएगा, इस तरह से आपका OH माइनस CO2 बाहर हुआ और साथ में RH मिल गया। ये मैकेनिज्म सोच के रखते हैं, ऑल्दो इससे बेटर भी एक मैकेनिज्म है, और इसी से मिलता जुलता ऐसा कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मैं वो भी लिख रहा हूँ, तो इतनी ज्यादा मैकेनिज्म के बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज वो आपको मैकेनिज्म से रिलेटेड इसमें पूछेगा नहीं, आपको केवल कार्बन आयन का आइडिया होना चाहिए बेटा, कार्बन आयन इसमें बनता है। ठीक, तो यहाँ कहीं हाईलाइट कर लेना ये पॉइंट कि इंटरमीडिएट इन दिस डिकार्बोक्सिलेशन इज अ
कार्बन आयन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इस तरह से आप समझ लो कि O माइनस एक एक्स्ट्रा आया, O माइनस यहाँ आया और यहाँ OH आया। अब NaOH की अमाउंट पे डिपेंड करता है, ये O माइनस इसको भी बना सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास 3-3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। किसी भी O पे माइनस चार्ज आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो जाता है, तो पुश कर रहा है। तो जब इतना पुश करेगा तो ये बॉन्ड पेयर लेके निकल जाएगा ऐसा। तो इसको R माइनस बना लो और यहाँ CO माइनस और O माइनस ऐसा, फिर R माइनस ये आपको RH दे देगा सॉल्वेंट के साथ। तो ये मैकेनिज्म भी लिख सकते हो और ये मैकेनिज्म भी लिख सकते हो। कोई ज्यादा खास हमको डिफरेंस इसमें नहीं सोचना है, हमें केवल ये ध्यान रखना है कि कार्बन आयन इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस डिकार्बोक्सिलेशन। कॉपी कर लो बेटा इसको भी। डन सर। यहाँ पर लिख लीजिएगा, the above decarboxylation reaction, the above decarboxylation reaction is a step down reaction. The above decarboxylation reaction is the step down reaction. This reaction is used to prepare. This reaction is used to prepare a compound which has one carbon atom less than the starting material. Compound के लिए alkane लिख लो. Prepare to prepare an alkane which has number of carbon atoms one less than the starting material. हो गया बेटा? यस सर। अब आप इसके भी देखो एप्लीकेशंस कर लो।
इसके एप्लीकेशंस में एक तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन एक मैं आपको दे देता हूँ। सोचिए बेटा, करिए इसको। यू कैन शेयर योर आंसर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। वेरी गुड। बेटा आपको दिमाग में केवल इतना रखना है कि जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो नो इश्यू। एप्लीकेशन वाले पार्ट में जहां COO मेंशन्ड है उसको हटा देना है, और द कार्बन विच इज कनेक्टेड विद COOH वहां पर माइनस चार्ज लगा देना है, और उसके बाद आप सोचो क्या पॉसिबिलिटी है।
ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है ना। CONA हटेगा, CH3 माइनस कार्बन आयन बनेगा, और फिर वो कार्बन आयन आपको CH4 दे देगा। किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, तो आसान क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन सीधे सीधे। ये जो सेकेंड और थर्ड है ये एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है। तो इनमें क्या होगा कि ये जो COH है ये पहले तो हट जाएगा, द कार्बन विच इज कनेक्टेड उस पे माइनस लगा दो, तो ये कुछ ऐसा कार्बन आयन हो जाएगा। और आप रिकॉल करो कार्बन आयन होता क्या है। कार्बन आयन एक न्यूक्लियोफाइल होता है, बेस होता है, इसीलिए तो वाटर से H ले लेता है। लेकिन यहाँ पर सिंस RCl लगा हुआ है तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा, और यहीं पर सीधे सब्स्टिट्यूशन SN2 आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स का ये रिंग इस तरह से बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए ये कोई एल्केन प्रिपरेशन नहीं है, ये तो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब इस वाले में देखो ये हटाओगे तो यहाँ पर एक कार्बन आयन ऐसा आया, एक प्रोडक्ट क्या बन सकता है, यहीं पर H लगा दो, लेकिन ये रेजोनेंस भी कर सकता है ऐसा, और कार्बन आयन इधर चला गया, और अगर कार्बन आयन उधर चला गया तो उधर H लग सकता है। अब खास बात इसकी ये है कि ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। देखो डबल बॉन्ड के हाइपर कॉन्जुगेशंस आपको ज्यादा नजर आएंगे, तो इसीलिए मेजर प्रोडक्ट यही बन जाता है। सोचिए अब इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते एडवांस में, ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है। अगर तुम्हें ठीक से ये चीज समझ में आ गई तो इसका मतलब है तुम्हें ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर आएगा। आप इसको कॉपी कर लो बेटा। केवल आपको रिएक्शन याद है, एल्केन बनाना याद है, उससे काम नहीं चलता है। उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज क्या है रिएक्शंस लिखने के, वो सब आपको आना चाहिए। सबने कॉपी कर लिया बेटा। Yes, sir. हम लोग डिकार्बोक्सिलेशन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक एक्चुअली सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन होता है, उसको भी लिख लेते हैं, तो ये अपना डिकार्बोक्सिलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन, यानी सिंपली आप हीट करेंगे और CO2 निकल जाएगा। सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन। नाउ हाउ डू वी नो कि CO2 सिंपल तरीके से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसमें एक नोट करके लिखिएगा बेटा। When the alpha carbon of a carboxylic acid, when the alpha carbon of a carboxylic acid is bonded, when the alpha carbon of a carboxylic acid is bonded to a strongly electron withdrawing resonance group, to a strongly electron withdrawing resonance group like COOH, C double bond O,
CHO, CN, NO2 or even C double bond C. Decarboxylation occurs. Decarboxylation occurs. देखो वो ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिए आपका COH है, इसका ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर तुमने मान लो लगा दिया NO2 ग्रुप, ठीक, और इसको तुमने हीट किया, तो इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये CO2 ग्रुप हटा देना है, H इसको दे देना है, यानी आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा, ऐसा सिंपल है। इसका जो पॉपुलर एक एग्जांपल है सिलेबस में वो है बीटा कीटो एसिड, उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे, ऑल्दो सबका मैकेनिज्म उसी स्टाइल में होता है, और उसका हम स्पेशली डिस्कस करेंगे। क्या है वो पॉपुलर स्टेटमेंट? पॉपुलर स्टेटमेंट है बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स कीटोन। ये एक पॉपुलर स्टेटमेंट है। इसका एग्जांपल देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COH। अगर ऊपर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो ये वाला अल्फा कार्बन है और अल्फा से NO2, तो वहीं पर देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के रिस्पेक्ट में CO ग्रुप लगा है कि नहीं, यानी इसका आंसर वही हो जाएगा। लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से जाओगे तो COH के बाद अल्फा, अल्फा के बाद बीटा, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। इसको कह रहा हीट करोगे तो कीटोन मिलता है, लेट्स सी। तो हमने क्या किया था, CO2 हटा दिया था और H इसको दे दिया जिसके साथ वो कनेक्टेड था, तो ये आपका देखो कीटोन मिल गया ना। तो ये एक बड़ा पॉपुलर स्टेटमेंट है अपने सिलेबस में, बीटा कीटो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स कीटोन। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो बेटा, इसकी एक छोटी सी मैकेनिज्म है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। डन सर। चलिए वो मैकेनिज्म कर लेते हैं, फिर आप रेस्ट करिएगा। इसका मैकेनिज्म देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल जो मैंने चूज किया था वो ये था, ठीक। इसमें ये आप याद रखना है कि ये रिएक्शन वाया वाया एनॉल फॉर्मेशन होता है। डिकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? वाया एनॉल फॉर्मेशन। तो आप देखो किस स्टाइल से होता है, इसका डिजाइन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। इसका डिजाइन थोड़ा ऐसा बनाते हैं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर एक्चुअली डिजाइन थोड़ा सा मेरे को और अच्छे से बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। यहाँ पर O और ये H लगा हुआ, तो इसको आप ऐसे सोचोगे कि ये जो CO2 के फॉर्म में इसको निकलना है, इसका मतलब ये बॉन्ड पेयर इस तरह से कुछ जाएगा, राइट। और ये क्योंकि यहाँ पर पेंटावेलेंट नहीं हो सकता, ये अपना बॉन्ड इधर पेयर फेंकेगा और ये इधर, और ये O जो है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो एक काइंड ऑफ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ऐसी। सी यहाँ पर पार्शियल ब्रेकिंग दिखा, फॉर्मेशन दिखा दो, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकिंग दिखा दो, ये एज सच है। यहाँ पर पार्शियल ब्रेकिंग दिखाया,
ये पार्शियल फॉर्मेशन दिखा दिया, यहाँ पर पार्शियल ब्रेकिंग दिखा दिया, और यहाँ पर पार्शियल फॉर्मेशन दिखा दिया। इस तरह से ये पार्शियली फॉर्म्ड है, ये पार्शियली ब्रोकन है, ये पार्शियली फॉर्म्ड है, पार्शियली ब्रोकन है, पार्शियली फॉर्म्ड है, पार्शियली ब्रोकन है, और बाकी हिस्से को ऐसे ही लिख दो। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब आप ध्यान से देखो, जो बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन उसको तोड़ दो और जो फॉर्म्ड है उसको बना दो, तो ये हो जाएगा इस तरह का। देख रहे हो, एनॉल बन गया। और एनॉल का कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है बेटा? कीटो। कीटो। तो बस कीटो बना दिया, यहाँ CO2 बाहर कर दिया। कितना सिंपल सा मेथड है, इसको भी कॉपी कर लो, दैट्स इट। अभी आपको बुकलेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप पुराना काम ही करते रहिएगा, ठीक है। Those who have copied they can leave.